बच्चों, आज मैं भाषा के बारे में कुछ जानकारी तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। भाषा क्या है? भाषा का मतलब अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने उपस्थापना करना। भाषा आदान प्रदान का संप्रेषण होता है। भाषा के माध्यम से हम हमारे बुद्धि का विकास कर सकते हैं, हमारे बोध ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं और विचारों का संप्रेषण भी कर सकते हैं। भाषा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जो हम मोटे तौर से मौखिक रूप में आदान प्रदान करते हैं। मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे और तुम सुनकर उसको मुझे बोलने की, तुम खुद बोलने की कुछ बात रखना। और लिखित भाषा, लिखित भाषा साहित्य और सभ्यता की सृष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि भाषा को हम लिखित रूप में परिप्रकाश करते हुए उसको हम साहित्य का रूप दे सकते हैं और उसको हम एक इतिहास के रूप में संरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारे सभ्यता और समाज की एक अच्छी संरचना हो सके। और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जैसे कि एक गूंगा और एक गूंगा अपनी जो बात दूसरे के सामने रखता है और अपने शरीर को हिला कर रखता है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मोटे तौर पर भाषा का सृष्टि कैसे हुआ है? भाषा का सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। ध्वनि भाषा के सबसे छोटी इकाई है। हमारे वेदों और पुराणों में ओंकार ध्वनि से सारी ध्वनि का निर्माण हुआ है। इसी दृष्टिकोण से ध्वनि के माध्यम से प्राणी अपने प्राणी को बुला सकता है, प्राणी अपनी ध्वनि के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को प्रकाश कर सकता है। लेकिन मनुष्य उस ध्वनि को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन करते हुए उसका एक सांकेतिक रूप प्रस्तुत किया है। ध्वनि के जिस सांकेतिक रूप होता है उसको हम वर्ण कहेंगे। भाषा को सुरक्षित करने के लिए वर्ण का की एक भूमिका होता है। वर्ण को हम जब लिखित रूप में उपस्थापन करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। उसी के आधार पर भिन्न भिन्न प्रांत और भिन्न भिन्न प्रदेश में भाषा का निर्माण हुआ है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उड़िया भाषा, इस प्रकार की भाषा होता है। सामाजिक दृष्टिकोण में भी भाषा को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे कि अंतर्देशीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। हाँ बच्चों, मैं भाषा के अंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। भाषा का अंग को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है। एक है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है पद या वाक्य। तो पहले हम चर्चा करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा के सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहेंगे और उसको हम सांकेतिक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करते हुए भाषा की लिपि प्रस्तुत करेंगे। और इस लिपि को हम ध्वनि के उच्चारण के सहित जोड़कर छोटे से शब्द बनाएंगे। जिस शब्द का एक सार्थक अर्थ हो उसी के आधार पर हम भाषा का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न उठता है, वर्ण के प्रकार क्या होता है? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बिना रुके जो
शब्द जो ध्वनि बिना रुके जो ध्वनि मुख गह्वर से निकल आता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर का उच्चारण लघु मात्रा में होता है, जैसे कि ई, आ, उ, इस प्रकार से। लेकिन दीर्घ स्वर थोड़ा उससे अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि अपने फेफड़े में एक मोमबत्ती को जला दिया जाए, अगर ठोस उच्चारण हो जाए दीर्घ स्वर के आधार पर, तो मोमबत्ती का जो ज्वलन है तो थोड़ा हिल जाता है। इससे हम पता चला है कि वो दीर्घ स्वर है। इस प्रकार की दीर्घ रूप में उस स्वर का उच्चारण होता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और उसके बाद चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण रुके, व्यंजन वर्ण जो रुक रुक कर मुख गह्वर से निकल आता है उसको हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। विद्यार्थीगण, व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे? जो उच्चारण, जो ध्वनि मुख गह्वर से रुक रुक कर निकल आता है उसको हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, कचड़ तब वर्ग के अनुसार। और हम उसके बाद संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण की मात्रा इस प्रकार से होता है क्ष, त्र, ज्ञ। इसको संयुक्त वर्ण का लक्षण होता है। विद्यार्थीगण, हम इस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के आधार पर शब्द निर्माण कर सकते हैं और जिस शब्द को हम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर वर्ण होता है। और स्वर वर्ण से ही हम मात्रा का ध्वनि प्रस्तुत करते हैं। औस, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटी उ, बड़ी उ, ओकार, औकार, एकार, ऐकार, इस प्रकार से हम मात्रा प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि शब्द निर्माण में कोई त्रुटियां परिलक्षित न हो। और उसके बाद हम लिपि को शब्द में प्रयोग करेंगे। शब्द छोटे छोटे लिपि को जोड़कर मात्रा देकर उसको शब्द बनाएंगे और जिसका एक सार्थक अर्थ हो। जैसे कि मैं कहूंगा आ से आना आता है, और मैं आ, मु, उ, ऐसे ये क्या शब्द बन सकता है? नहीं, ये शब्द नहीं बन सकता। शब्द का जिस रूप में एक सार्थक अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द शब्द से बन गया पद, और पद से बन गया पदबंध, और पदबंध से वाक्य। उसे शब्द, पद और वाक्य के बारे में मैं परवर्ती कालांश में आलोचना करूंगा। वस्तुतः भाषा और भाषा को परिमार्जित बनाते हुए हम साहित्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस साहित्य के माध्यम से हम समाज की संरचना कर सकते हैं और ज्ञान को विकास कर सकते हैं। भाषा और साहित्य को शुद्ध रूप दिलाने के लिए हम जिस नियम को प्रस्तुत करते हैं और जिस सार्थक नियम को त्वरित करते हैं उसको हम व्याकरण कहेंगे। व्याकरण भाषा और साहित्य का सबसे बड़े और सबसे अच्छे विषय है, जिसको हम ध्यान से अपनाना पड़ेगा ताकि भाषा ज्ञान में
शुद्धता परिलक्षित हो सकता है। विद्यार्थियों, भाषा और भाषा से बनने वाले साहित्य और साहित्य से व्याकरण संबंधी थोड़ा सा जानकारी प्रारंभ रूप में तुम्हारे सामने उपस्थापित किया है। परवर्ती कांश में मैं शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं ये आपके लिए उपादेय होगा। धन्यवाद।